everyone, welcome back to Study with Soumya. This is part 7 of our copyright law series under CS Executive ECIPL. In the last lecture, we completed compulsory license, statutory license for broadcasting, and termination of license. And today, we are starting a completely new and very practical topic, that is copyright society. So let's begin. सबसे पहले एक क्वेश्चन। मान लो कल से आप एक कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो, आपका एक स्टडी सॉन्ग या कोई मोटिवेशनल ऑडियो यूट्यूब पर वायरल हो गया। उसके बाद वो इंस्टाग्राम रील्स पे यूज़ हो रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स में यूज़ हो रहा है, स्पॉटिफाई पे चल रहा है, कैफ़ेज़ में प्ले हो रहा है, रेडियो पे आ रहा है, कॉलेज फेस्ट में बज रहा है। अब ऑनेस्टली बताओ, क्या आप हर कैफ़े, हर रेडियो स्टेशन, हर इवेंट ऑर्गेनाइज़र और हर ऐप के पास जाकर इंडिविजुअली रॉयल्टी कलेक्ट कर पाओगे? इम्पॉसिबल। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कॉपीराइट सोसाइटी। A copyright society is a registered collective administration society under Section 33 of Copyrights Act. अब इसको पार्ट्स में समझते हैं। रजिस्टर्ड मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कोई रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप या प्राइवेट क्लब नहीं है, ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी होती है। कलेक्टिव का मतलब बहुत सारे ऑथर्स और कॉपीराइट ओनर्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। दैट इज, एक क्रिएटर नहीं, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ क्रिएटर्स एक साथ। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये सोसाइटी क्रिएटर्स के कॉपीराइट का मैनेजमेंट करती है। सिंपली, कॉपीराइट सोसाइटी बेसिकली कॉपीराइट ओनर्स की मैनेजर होती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स से 1000 सिंगर्स हैं, 500 लिरिसिस्ट हैं, 300 म्यूज़िक कंपोजर्स हैं। अगर हर टीवी चैनल को सबसे इंडिविजुअली परमिशन लेनी पड़े तो पूरा दिन सिर्फ ईमेल्स ही भेजते रहेंगे। इसीलिए सब क्रिएटर्स मिलकर एक कॉपीराइट सोसाइटी बना देते हैं। अब टीवी चैनल को सिर्फ एक सोसाइटी से लाइसेंस लेना होता है। ईजी फॉर एवरीवन। सेक्शन 33 का मेन आइडिया समझते हैं। कॉपीराइट सोसाइटी ऑथर्स और कॉपीराइट ओनर्स की तरफ से लाइसेंस इशू कर सकती है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि सोसाइटी तभी लाइसेंस दे सकती है जब ऑथर्स या ओनर्स ने उसे ऑथराइज किया हो। दैट इज, सोसाइटी अपनी मर्जी से किसी का कॉपीराइट मैनेज नहीं कर सकती, परमिशन लेना ज़रूरी है। इमेजिन, आप एक फेमस यूट्यूबर हो, आपके स्टडी वीडियोस के बैकग्राउंड म्यूज़िक को बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ करना चाहते हैं। अब हर ब्रांड से इंडिविजुअली डील करना, इनवॉइस बनाना, पेमेंट लेना, रॉयल्टी कैलकुलेट करना बहुत हेडेक है, तो आप एक मैनेजर हायर करते हो। अब सारी डील्स मैनेजर हैंडल करता है। कॉपीराइट सोसाइटी भी क्रिएटर्स की प्रोफेशनल मैनेजर की तरह ही काम करती है। लेट अस अंडरस्टैंड कॉपीराइट सोसाइटी का काम क्या है। ये सोसाइटी कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करती है, ऑथर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करती है, कमर्शियल मैनेजमेंट करती है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज कमर्शियल मैनेजमेंट मीन। मतलब लाइसेंस देना, रॉयल्टी कलेक्ट करना, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, बेसिकली क्रिएटर को पेपर वर्क से फ्री करना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक सिंगर का सॉन्ग वायरल हो गया। वो सिंगर नए सॉन्ग्स बनाने में बिजी है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो देखे कि कौन उसका सॉन्ग यूज़ कर रहा है, कितनी बार यूज़ हो रहा है, कितनी रॉयल्टी बनी, सब कैलकुलेट करे। इसलिए कॉपीराइट सोसाइटी ये सारा काम उसके बिहाफ पर करती है। सिंगर का फोकस होगा क्रिएटिविटी, सोसाइटी का फोकस रॉयल्टी। परफेक्ट टीम वर्क। बट वाई हैज़ द लॉ क्रिएटेड कॉपीराइट सोसाइटी? अब सोचो, अगर कॉपीराइट सोसाइटी ना हो तो क्रिएटर्स को पेमेंट मिलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, यूज़र्स को परमिशन लेना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हर जगह डिस्प्यूट्स होंगे। इसलिए लॉ ने एक मिडिल मैन क्रिएट करा जो दोनों साइड्स का काम ईजी कर दे। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट सोसाइटी, सेक्शन 33। अब तक हमने समझा कि कॉपीराइट सोसाइटी क्या होती है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर कल मैं और आप मिलकर एक ग्रुप बना दे और बोलें आज से हम कॉपीराइट सोसाइटी है, सब लोग हमसे लाइसेंस लो और रॉयल्टी हमें पे करो, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा अलाउड होता तो रोज़ न्यू फेक कॉपीराइट सोसाइटीज़ बन जाती और क्रिएटर्स का पैसा भी अनसेफ हो जाता। इसलिए लॉ कहता है हर कॉपीराइट सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, और इसी बात को एक्सप्लेन करता है सेक्शन 33। सेक्शन 33 सब सेक्शन 1।
इट टेल्स अबाउट कि कौन लाइसेंस इशू कर सकता है। कोई भी पर्सन या एसोसिएशन रैंडमली लाइसेंस इशू या ग्रांट करने का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। दैट इज, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप कॉपीराइट सोसाइटी बन के लाइसेंस इशू नहीं कर सकते। लॉ सिर्फ रजिस्टर्ड कॉपीराइट सोसाइटी को ही ये पावर देता है। लेट्स से कल इंस्टाग्राम पर किसी ने बायो में लिख दिया ऑफिशियल म्यूजिक रॉयल्टी मैनेजर, और क्रिएटर्स से बोलने लगा आप मुझे रॉयल्टी दो, मैं सब हैंडल करूँगा। क्या लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे? नहीं। इसीलिए लॉ भी कहता है नो रजिस्ट्रेशन मीन्स नो लाइसेंस बिजनेस। लेट्स अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन। क्या इसका मतलब ऑथर खुद भी लाइसेंस नहीं दे सकता? नहीं। कॉपीराइट ओनर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने वर्क का लाइसेंस खुद दे सकता है। दैट इज, अगर आप एक ऑथर हो, आप अपनी बुक, सॉन्ग या सॉफ्टवेयर का लाइसेंस डायरेक्टली किसी को दे सकते हो। उसके लिए कॉपीराइट सोसाइटी कंपल्सरी नहीं है। लेकिन एक स्पेशल रूल, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स जो सिनेमाटोग्राफ, फिल्म्स या साउंड रिकॉर्डिंग्स में इनकॉर्पोरेटेड हैं, उनके लाइसेंस का बिजनेस सिर्फ कॉपीराइट सोसाइटी के थ्रू ही होगा। दैट इज, ये एरिया स्पेशली रेगुलेटेड है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो एक मूवी का फेमस सॉन्ग है। उस सॉन्ग को 500 रेडियो स्टेशंस और 200 ब्रांड्स यूज़ करना चाहते हैं। अगर सब इंडिविजुअली डील करेंगे तो कंप्लीट क्योस हो जाएगा। इसीलिए लॉ कहता है कि इस टाइप के वर्क्स का लाइसेंसिंग बिजनेस प्रॉपरली रजिस्टर्ड कॉपीराइट सोसाइटी के थ्रू ही होना चाहिए। सेक्शन 33 सब सेक्शन 3, रजिस्ट्रेशन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट बिना सोचे समझे रजिस्ट्रेशन नहीं देगी, वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चेक करेगी। फैक्टर 1, ऑथर्स का इंटरेस्ट। गवर्नमेंट देखेगी क्या ये सोसाइटी जेन्युइनली ऑथर्स और कॉपीराइट ओनर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी या ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनी है। सेकंड फैक्टर, पब्लिक इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ये भी देखेगी कि पब्लिक के लिए लाइसेंस लेना इजी होगा या टफ, क्योंकि लॉ सिर्फ क्रिएटर्स को ही प्रोटेक्ट नहीं करता, पब्लिक कन्वीनियंस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। थर्ड फैक्टर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अब सोचो, रॉयल्टी का कैलकुलेशन, अकाउंट्स, लाइसेंस, लीगल कंप्लाइंस, ये सब मैनेज करना इजी नहीं होता। इसलिए गवर्नमेंट चेक करती है क्या एप्लीकेंट्स केपेबल भी हैं या नहीं। सेक्शन 33 सब सेक्शन 3A, रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए होती है? रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए नहीं होती, सिर्फ 5 इयर्स के लिए होती है। उसके बाद रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ये 5 ईयर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर इट। बट रिन्यूअल होगा कैसे? रिन्यूअल से पहले रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट सोसाइटी की वर्किंग का रिपोर्ट भेजेगा। उस रिपोर्ट को देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि रिन्यू करना है या नहीं। दैट इज, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तभी रिन्यूअल मिलेगा। ऑथर्स का कंट्रोल क्यों इम्पॉर्टेंट है? लॉ कहता है रिन्यूअल तभी मिलेगा जब सोसाइटी पर कलेक्टिव कंट्रोल ऑथर्स के पास भी हो। सिंपली, सोसाइटी सिर्फ बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, क्रिएटर्स की भी वॉइस होनी चाहिए। वाई? क्योंकि सोसाइटी उनके ही राइट्स को मैनेज कर रही है। क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है? यस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि सोसाइटी ऑथर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही है या अनफेयरली मैनेज हो रही है, तो इंक्वायरी के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी की जा सकती है। दैट इज, रजिस्ट्रेशन मिलना फाइनल नहीं है, आपको रूल्स भी फॉलो करने होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब तक हमने 2 चीज़ें समझी, कॉपीराइट सोसाइटी क्या होती है और उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मान लो आप एक सॉन्ग राइटर हो, आपने 100 सॉन्ग्स लिखे हैं। अब हर बार कोई कंपनी आपसे परमिशन मांगे, हर बार रॉयल्टी कैलकुलेट करो, हर बार एग्रीमेंट बनाओ, हर बार पेमेंट वेरीफाई करो, और फिर यूट्यूब, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम, रेडियो, कैफ़े, इवेंट्स सब अलग अलग हैंडल करो। क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। इसीलिए सेक्शन 34 कहता है कि ये सारा मैनेजमेंट कॉपीराइट सोसाइटी संभाल सकती है। सेक्शन 34, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राइट्स।
कॉपीराइट सोसाइटी को ऑथर्स और कॉपीराइट ओनर्स एक्सक्लूसिव ऑथराइजेशन दे सकते हैं ताकि सोसाइटी उनके राइट्स मैनेज करे। यहाँ एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव ऑथराइजेशन। सिंपली ऑथर बोल रहा है कि अब मेरे कॉपीराइट का मैनेजमेंट आप हैंडल करो। दैट इज सोसाइटी ऑफिशियली उसके बिहाफ पर काम करेगी। लेट्स से आप एक यूट्यूबर हो, आपने अपनी टीम में एक मैनेजर अपॉइंट करा। अब ब्रांड डील्स, पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ईमेल्स सब मैनेजर हैंडल करता है, लेकिन वीडियोस बनाना आपका काम है। एग्जैक्टली वैसे ही कॉपीराइट सोसाइटी क्रिएटर्स की कॉपीराइट मैनेजर होती है। सोसाइटी क्या क्या मैनेज करेगी? सोसाइटी लाइसेंस इशू करेगी, लाइसेंस फी कलेक्ट करेगी, या दोनों काम करेगी। सिंपली परमिशन भी देगी और पैसा कलेक्ट भी करेगी। क्या ऑथर अपनी ऑथराइजेशन वापस ले सकता है? यस, ऑथर या कॉपीराइट ओनर अपनी ऑथराइजेशन विदड्रॉ भी कर सकता है। दैट इज, अगर ऑथर को लगे कि सोसाइटी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वो कहता है थैंक यू, अब मैं खुद मैनेज करूंगा। फॉरेन कॉपीराइट सोसाइटी। इंडियन कॉपीराइट सोसाइटी फॉरेन कॉपीराइट सोसाइटी के साथ अग्रीमेंट भी कर सकती है। बट अब ये क्यों? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो एक इंडियन सिंगर का सॉन्ग अमेरिका में वायरल हो गया। अब अमेरिका में रॉयल्टी कलेक्ट कौन करेगा? क्या इंडियन सोसाइटी वहाँ जाके कलेक्ट करेगी? नहीं, वो अमेरिका की कॉपीराइट सोसाइटी के साथ अग्रीमेंट करेगी, अमेरिकन सोसाइटी रॉयल्टी कलेक्ट करेगी और बाद में इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफ़र कर देगी और इंडियन सोसाइटी ऑथर को पेमेंट कर देगी। इस तरह फॉरेन क्रिएटर्स के राइट्स इंडिया में भी मैनेज किए जा सकते हैं। इससे इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रोटेक्शन पॉसिबल होता है। लेट अस अंडरस्टैंड कॉपीराइट सोसाइटी के मेन फंक्शंस। इशू लाइसेंसेस। सोसाइटी क्रिएटर्स की तरफ से लाइसेंस ग्रांट करती है। एग्जाम्पल, रेडियो स्टेशन सॉन्ग चलाना चाहता है, सोसाइटी लाइसेंस दे देगी। सेकेंड इज कलेक्ट फी। लाइसेंस देने के बाद रॉयल्टी या लाइसेंस फी कलेक्ट करेगी। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूट मनी। सोसाइटी कलेक्टेड मनी को ऑथर्स और कॉपीराइट ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। हाँ, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद। दैट इज, सोसाइटी फ्री में काम नहीं करेगी, उसके ऑफिस, एम्प्लॉयज, सॉफ्टवेयर, ऑडिट सबका एक्सपेंस भी होता है। एंड अदर फंक्शंस, और जो भी फंक्शंस लॉ अलाउ करता है वो भी सोसाइटी परफॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट इज सेक्शन 35, कंट्रोल ओवर कॉपीराइट सोसाइटी। अब एक क्वेश्चन, अगर सोसाइटी करोड़ों की रॉयल्टी कलेक्ट कर रही है तो उसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का, सोसाइटी ओनर का, या ऑथर्स का? सेक्शन 35 इसका आंसर देता है, कलेक्टिव कंट्रोल। कॉपीराइट सोसाइटी ऑथर्स और कॉपीराइट ओनर्स के कलेक्टिव कंट्रोल में होगी। दैट इज, सोसाइटी उन्हीं लोगों के लिए बनी है और उन्हीं लोगों के कंट्रोल में भी रहेगी। इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। हर कॉपीराइट सोसाइटी में एक गवर्निंग बॉडी होगी और उस गवर्निंग बॉडी में इक्वल नंबर ऑफ ऑथर्स और कॉपीराइट ओनर्स होंगे। ये इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ नहीं चाहता कि सिर्फ प्रोड्यूसर्स या सिर्फ ऑथर्स डिसीजन ले, दोनों की इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। इमेजिन कॉलेज में कोई फेस्ट कमिटी बनी और उसमें सिर्फ टीचर्स ही टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव ही ना हो। क्या ये फेयर है? नहीं, इसलिए कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। वैसे ही कॉपीराइट सोसाइटी में ऑथर्स और ओनर्स दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इक्वल मेंबरशिप राइट्स, सब मेंबर्स को इक्वल राइट्स मिलेंगे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दैट इज़, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त भी फेयरनेस मेंटेन होगी और ऑथर को इग्नोर किया नहीं जा सकता। वाई हैज़ द लॉ मेड दीज रूल्स? अब सोचो, अगर सोसाइटी सिर्फ प्रोड्यूसर्स के कंट्रोल में हो तो ऑथर्स को क्या प्रॉपर रॉयल्टी मिलेगी? मे बी नॉट। और अगर सिर्फ ऑथर्स के कंट्रोल में हो तो ओनर्स की प्रॉब्लम इग्नोर हो सकती है। इसलिए लॉ ने बैलेंस क्रिएट करा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल राइट्स एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। So with this, we have completed another important topic, that is copyright society, its administration of rights and its control.
Now you know not only what a copyright society is, but also how it actually works in the real world, how it collects royalties, distributes them, and why authors continue to have control over it. If today's lecture made this topic easy, don't forget to like the video, share it with your friends, and subscribe to my channel because we are covering the entire copyright law chapter from the exam point of view with practical examples and simple explanations. If you have any doubts, leave them in the comments below. If you are looking for CS executive classes or personal mentorship, just comment hi and my team will get in touch with you. In the next lecture, we will continue with the remaining provisions of the Copyright Act, so don't miss it. Until then, keep revising, stay consistent, and happy studying.